एक जमाने का जिक्र है। जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारे लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, बिल्कुल खिलौनों जैसे। सभी माओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखती थी। एक दिन खाने की तलाश में बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल के तुम्हें खाना चाहेगा। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज भारी है और मेरी पतली। जब भी मोटी आवाज आए तो समझ जाना कि वही है। ये बोलते ही मदर गोट निकलने लगी। फिर उनको कुछ और याद आया। उन्होंने मुड़ के बोला, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद। तुम ये देख के भी पहचान जाना। आप परेशान मत हो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की तरफ निकल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पे पहुंच के दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हारे लिए मम्मी खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने उस भेड़िए की आवाज फौरन से पहचान ली और उन्होंने चिल्लाकर बोला, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को खा नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस बार ये मीठी आवाज सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये आवाज उनकी मम्मी की ही है। वो दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में एक गोट चिल्लाई, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर सफेद हैं। तुम्हारे पैर काले हैं। तुम भेड़िए हो। अपने गुस्से को काबू में रख के भेड़िया वहाँ से चला गया और अब वो बेकरी आ गया। बेकर भेड़िए को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं भी इंसानों की तरह हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा सा आटा मिलेगा क्या? भेड़िया बेकरी से आटा लेकर निकल गया। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया और उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले पैर दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो। भेड़िए ने उन्हें आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने ये समझा कि ये उनकी मम्मी ही हैं और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था खूंखार भेड़िया। लिटिल गोट्स घबराए, डरे और चिल्लाने लगे, अपनी जान बचाओ, भागो, बचाओ, बचाओ। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में और तीसरा चिमनी के अंदर गया। चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा और छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको।
सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए वो कुछ सोचे बगैर वहाँ से निकल गया। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ भेड़िया आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देखकर वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके सबके नाम भी पुकारे, पर कोई नहीं मिला। फिर 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट भागते हुए उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा कि आप हो। वो मेरे सारे भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई। अपने बच्चे को लेकर अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। वो इतने जोर से खर्राटे ले रहा था कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने थोड़ी देर भेड़िए को देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। या अल्लाह, लगता है कि मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा हैं। उसने एक तरकीब सोची। घर से मेरे लिए एक सुई धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठे किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेकर पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक कर बाहर आने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश थी। सभी बच्चों ने मदर गोट को हक किया। मम्मी, 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 मम्मी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। भेड़िया जब जागा और वो खड़ा हुआ तो उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से उसे दर्द हो रहा है। उसे प्यास लगने लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने चला गया। चलते वक्त पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने पत्थर खा लिए हों। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में गिर गया। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में डूब गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा तो वो पानी की तरफ भागते हुए आए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया। सभी मिलके कूदने लगे। उस दिन से मदर गोट्स
और सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरी। एक जमाने का जिक्र है, एक गरीब बेवा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए और वो लोग और गरीब होते गए। एक वक्त आया कि उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक की माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे पैसों में बेचना। उसके बाद शायद वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते वक्त जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। ये तो बीन्स हैं। ये जादुई बीन्स हैं। जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उसकी बात मानी और उन जादुई बीन के बदले उसने उस बूढ़े आदमी को वो गाय दे दी। अपना काम करने से खुश होकर जैक फौरन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम पर बेच के आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं बोलती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई मामूली पेड़ था, ना कोई फूल। ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस जादुई बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी सी औरत अंदर से बाहर आई। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने के लिए होगा क्या? हाँ है, पर मेरे शौहर के आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरे शौहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई बाहर गहरी आवाज में बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी। अभी के अभी ओवन में जाके छुप जाओ, जल्दी जाओ। जैक ओवन में जाकर छुप गया। वो दरिंदा किचन में जाकर सूंघने लगा।
मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। अरे आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको उस गोश्त की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना खाने के बाद वो दरिंदा अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने के बैग को उठाया और घर के अंदर भागते हुए चला गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो सब खत्म हो गया था। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस दरिंदे के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में दरिंदा घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। दरिंदे की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना खत्म हो जाने पर दरिंदे ने अपनी बीवी को मुर्गी लाने को कहा। जब बीवी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब दरिंदा वहां से चला गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ दिनों बाद जैक ने फिर से अपना लक आजमाने की कोशिश करी और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो दरिंदे के घर में चुपके से घुस गया। दरिंदे की बीवी से छुपते हुए वो एक बड़ी सी चाय की केतली में जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर बाद दरिंदा आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। इस बार दरिंदे की बीवी ने जैक को पकड़वाने का फैसला किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद ओवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। दरिंदे और उसकी बीवी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद दरिंदे ने सोने की एक और चीज टेबल पर रखी और उसे बजाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरिंदा सो गया। इस बार जैक को ये चीज किसी भी तरह हासिल करनी थी, इसलिए वो दरिंदे के घुटनों से चलता हुआ टेबल पर जा पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। दरिंदा उठ गया। जैक ने उस चीज को अपनी कमर पर रखकर टेबल से छलांग लगाई। दरिंदा उसके पीछे पीछे भागने लगा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और दरिंदा उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी और कुल्हाड़ी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया।
आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और दरिंदा जोर से जमीन पर नीचे गिर गया। वो दोनों उस दरिंदे से बच गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम महफूज हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपने लालच की वजह से आज अपनी जान खो बैठता। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। उनकी मदद के लिए उनके पास सोने की मुर्गी अभी भी थी, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत उदास चुड़ैल रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह ये थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, और अगर उसको बच्चा होता भी तो वो उसको अपनी तमाम जादुई ताकतें दे सकती थी। और फिर उसने ये सोचा कि दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाली लड़की को वो अपने साथ बहुत दूर ले जाएगी। बुराई का जादू पूरी दुनिया पे कब्जा करेगा। चुड़ैल के घर से थोड़ा ही दूर दो मियाँ बीवी रहते थे, जो कि खेती बाड़ी से अपना घर चलाते थे। एक दिन उस आदमी को एक खुशखबरी मिली। उस लड़की ने अपने शौहर को बताया कि हम लोग माँ बाप बनने वाले हैं। बदकिस्मती के साथ उनकी खुशियाँ इतने दिन नहीं रुक पाईं। वो औरत बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो कमजोर होती गई। अगर वो जल्द ही सेहतियाब नहीं हुई तो वो बच्चा खो देगी। उसके शौहर ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। जब वो आखिरी डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे उसकी बीवी सेहतियाब हो सकती है। इस मसले का हल एक बहुत ही खतरनाक औरत के पास है, वही तुम्हें इसका इलाज बता सकती है। उस आदमी ने डर को एक तरफ रखा और वो उसके दरवाजे पर गया और दरवाजा खटखटाया। तुमने मेरे दरवाजे पे खटखटाया? तुम्हें यकीनन कोई जरूरी काम होगा। मेरी बीवी बीमार है और मैंने सुना है कि तुम वाहिद हो जो इस मसले को हल कर सकती हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या सच में? और मुझे क्यों तुम्हारी मदद करनी चाहिए? देखो, मुझ पर रहम खाओ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर उसको इसकी दवाई ना मिली तो मैं उन दोनों को खो दूंगा। उसकी बातें सुनकर चुड़ैल ने अपना दिमाग बदला और उसकी मदद करना चाही। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चुड़ैल ने उसे वो पत्ते दिए। अपनी बीवी को उसमें से रोज एक पत्ता दिया करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आदमी अब बहुत ज्यादा खुश था। वो जल्दी से घर भागा। उसकी बीवी रोजाना उन पत्तों में से एक पत्ता खाने लगी। अब वो औरत पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन वो पत्ते जो चुड़ैल ने दिए थे कुछ दिन में खत्म हो गए। उस औरत की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। इस बार बहुत ही कम वक्त में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और कोई चारा ना होने की वजह से वो दोबारा चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जानती थी कि वो दोबारा आएगा और उसने उसे कुछ दिया। ये कुछ बीज हैं जो तुम्हारी बीवी को सेहतियाब करेंगे। जाओ, इन बीजों को लेके जाओ और अपने बाग में उगा दो। इस तरीके से तुम अपनी बीवी और बच्चे को बचा सकोगे। लेकिन एक शर्त होगी, अगर वो एक लड़की हुई तो तुम उसे मुझे दोगे। मैं ये शर्त कभी कबूल नहीं करूंगा। जाओ, अब यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उदास होकर वो वापस अपने घर आया और वो अपनी बीवी को कुछ नहीं बता सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी तबीयत खराब होती रही। बच्चा अब बहुत मुश्किल में था। उस आदमी की नींद उड़ गई थी। अगर वो चुड़ैल की बात नहीं मानेगा तो वो अपने बच्चे और बीवी दोनों को खो देगा। लेकिन अगर उसने उसकी बात मान ली और एक बच्चा पैदा हो तो उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों बच पाएंगे। तो उसने ये फैसला किया कि वो चुड़ैल के घर जाएगा। उसने उसकी बात मान ली और वो बैग लेकर वापस घर आ गया।
उसने वो बीज लगाए जो चुड़ैल ने दिए थे। पत्ते बहुत ही जल्दी उग गए। उसके शौहर ने उसे पत्ते खिलाने में मदद की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी बीवी सेहतियाब होने लगी। वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उनके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। लेकिन उसका शौहर अब बहुत उदास था। कितनी खूबसूरत बच्ची है हमारी। और उसी दिन बादशाह के महल में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। बादशाह बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाद एक शहजादा था जो कि महल को संभाल सकता था। सारे लोग बादशाह और मलका से बहुत प्यार करते थे। कोई ये नहीं जानता था कि एक दिन आने वाले वक्त में ये दोनों कहीं पर मिल जाएंगे। मियाँ बीवी की खुशियाँ इतनी देर तक नहीं रह पाईं। और बिल्कुल उसी दिन चुड़ैल उनके घर आ पहुंची। उन दोनों ने अपना बच्चा उनको दिया और रोने लगे। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। परेशान मत हो, मैं इसका ख्याल रखूंगी और मैं इसका नाम रेपेंजल रखूंगी। चुड़ैल बच्चे को टावर में ले गई। ये टावर जंगल की बहुत गहराइयों में था। चुड़ैल सीढ़ियों से सबसे ऊपर गई। वो सबसे ऊपर एक कमरे में आ पहुँचे और चुड़ैल ने रेपेंजल को बहुत प्यार से रख दिया। रेपेंजल, मेरी बेटी। उस चुड़ैल को अपनी माँ समझकर रेपेंजल ने कई साल उस टावर में गुजार दिए। दिन में वो टावर के नीचे जाती और खेलती कूदती और रात के वक्त वो टावर के सबसे ऊपर अपने कमरे में वापस आ जाती। चुड़ैल ने रेपेंजल के लंबे बाल कभी नहीं काटे थे। वो उसके बाल रोजाना ब्रश करती थी और रेपेंजल को ये बहुत पसंद था। साल गुजर गए। रेपेंजल बड़ी हो गई और अब वो एक जवान लड़की थी। एक दिन चुड़ैल टावर के नीचे आई और रेपेंजल को आवाज दी। रेपेंजल, मेरी बेटी, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंजल ने अपने बालों को नीचे की तरफ फेंका। उसके बाल अब जमीन को छू रहे थे। बहुत अच्छे। चुड़ैल सीढ़ियों से ऊपर गई। फिर वो उस कमरे में आई और कुछ जादुई अल्फाज जोर जोर से बोलने लगी। अचानक सीढ़ियाँ गायब होने लगी। कोई भी ऐसा जादू नहीं कर सकता जो इन सीढ़ियों को वापस ले आए। रेपेंजल ये सब देखकर बहुत डर गई। रेपेंजल जान गई थी कि वो अब इस टावर से कभी नहीं जा सकती। चुड़ैल रेपेंजल के बालों की मदद से नीचे उतरती थी और जब भी वो वापस आती थी तो वो रेपेंजल को आवाज देती थी। रेपेंजल, मेरी बेटी, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। उसकी आवाज सुनने के बाद रेपेंजल अपने बालों को नीचे की तरफ फेंकती और चुड़ैल उसके बालों की मदद से ऊपर चढ़ती। अम्मी, आप मुझे इस टावर से नीचे जाने की इजाजत क्यों नहीं देती? ओह मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस दुनिया से बचाना चाहती हूँ। रेपेंजल अपना पूरा दिन सिर्फ गाते हुए और चिड़ियों से बात करने में गुजार देती थी। बादशाह की तरफ शहजादा जो कि रेपेंजल के साथ पैदा हुआ था वो भी अब जवान हो चुका था। अब बादशाह सिर्फ यही चाहता था कि उसका बेटा उसकी जगह संभाले और वो शादी करके उन्हें पोते से मिलवाए। बहुत सारी शहजादियां शहजादे के पास आईं, लेकिन शहजादे को उन लड़कियों में से कोई लड़की पसंद नहीं आई। आखिर में शहजादा एक लंबे सफर पर निकला अपना असल प्यार ढूंढने के लिए।
जब वो जंगल के कोने पर आया जहाँ पर टावर था, तो उसने अपने सिपाही से पूछा, मैंने ये रास्ता पहली बार देखा है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई शॉर्टकट होगा। शहजादा हुजूर, ये एक जादुई जगह है, जो भी यहाँ गया कभी वापस ना आया। ये सब बेकार की बातें हैं, चलो वहाँ चलते हैं और चल के खुद देखते हैं। शहजादा और उसके बंदे उस जंगल में जा पहुँचे। शहजादे को अपने ऊपर यकीन था, लेकिन उसके सिपाहियों को बिल्कुल नहीं। कुछ देर चलने के बाद वो टावर आ गया जहाँ पर रेपेंजल रहती थी, और फिर उन्होंने रेपेंजल की गाती हुई आवाज को सुना। कितनी प्यारी आवाज है ये। जब वो टावर के थोड़ा करीब जाने लगा तो शहजादे ने रेपेंजल को गाते हुए देखा। थोड़ी देर तक वो उसको देखता ही रहा, और बिल्कुल उसी वक्त चुड़ैल आ गई और नीचे से आवाज देने लगी, रेपेंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। चुड़ैल की आवाज सुनकर रेपेंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके, और चुड़ैल रेपेंजल के बालों की मदद से ऊपर चढ़ने लगी। तो उसका नाम रेपेंजल है। शहजादे ने ये फैसला किया कि वो कुछ दिन यहीं रुकेगा और रेपेंजल को देखेगा। चुड़ैल रोजाना रेपेंजल के बालों की मदद से नीचे उतरती और रात को वापस ऊपर चढ़ जाती। रेपेंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। आखिर में शहजादे ने अपनी पूरी जान लगाई, और जिस दिन चुड़ैल नहीं आई थी वो टावर के करीब गया और आवाज दी, रेपेंजल, रेपेंजल। ये पहली मर्तबा था कि रेपेंजल ने किसी और की आवाज सुनी। सबसे पहले तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसके बाद वो देखना चाहती थी कि ये हो कौन सकता है, और फिर उसने विंडो से नीचे देखा और उसने देखा कि एक शहजादा नीचे खड़ा है। आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं शहर का शहजादा हूँ, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अनजान लोगों से बात नहीं कर सकती, आप जाएं यहाँ से। मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मेरा वादा है, मुझे ऊपर आने दो। मैं नहीं आ सकती, सीढ़ियाँ नहीं हैं। और बिल्कुल उसी वक्त रेपेंजल ने देखा कि उसकी माँ आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, कहीं अम्मी तुम्हें ना देख लें। शहजादा जल्दी से पेड़ के पास छुप गया। जैसे ही चुड़ैल आई तो उसने आवाज दी, और रेपेंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। वो ऊपर चढ़ी। शहजादा वहाँ रोज आने लगा, और अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे। और अब वो जान गई थी कि शहजादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और उसने अपने बाल नीचे फेंके। शहजादा उसके लंबे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। रेपेंजल बहुत ही बेताब थी। शहजादे को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उससे थोड़ी देर तक घूरती रही। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यहाँ कैद क्यों करके रखा हुआ है? अम्मी ने मुझे कहा है कि इस दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग रहते हैं और वो मुझे बचाना चाहती हैं। ये तो एक फजूल सी बात है कि हर कोई बुरा है यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग बुरे जरूर होते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। रेपेंजल शहजादा जो बोल रहा था वो सब देखना चाहती थी, और वो चाहती थी कि वो पूरी दुनिया देखे। आखिर में उसने ये फैसला किया कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। उस रात जब चुड़ैल टावर की तरफ आई, उसने देखा कि रेपेंजल ने पहले ही बाल नीचे गिराए हुए हैं। शायद उसने मुझे पहले ही देख लिया, इसलिए अपने बाल नीचे गिरा दिए। टावर पर चढ़ने के बाद वो क्या देखती है? रेपेंजल के बाल कटे हुए हैं और एक चीज से लगे हुए हैं, लेकिन रेपेंजल कहीं भी नहीं दिख रही थी। और उसी वक्त वो समझ गई कि रेपेंजल भाग चुकी है। रेपेंजल ने अपने बाल काटे और उसे एक जगह पर लगा दिए। अपने बालों की मदद से
वो और शहजादा वहाँ से भाग चुके। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दूसरी तरफ शहजादा और रपुंज़ल वो जादुई जंगल छोड़ चुके थे। जादुई जंगल की कहानी उस चुड़ैल ने ही बनाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई रपुंज़ल को ढूंढ ले। रपुंज़ल और शहजादा आखिरकार महल आ पहुँचे। अपने साथ रपुंज़ल को लेकर शहजादा बादशाह के पास आया और वो क्या देखता है कि बादशाह बिल्कुल सेहतियाब होकर उसके सामने खड़ा है। अब्बू, आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हो गया? एक पत्ते ने तुम्हारे बाबा की मदद की थी। उसका नाम क्या था? ओह हाँ, रपुंज़ल। रपुंज़ल। शहजादा वो सब बताने लगा जो कुछ उसके साथ हुआ। फिर बादशाह ने बताया कि किस तरह दो बूढ़े लोगों ने उसकी मदद की। फिर वो बताने लगे कि कैसे उस चुड़ैल ने उनसे उनकी बच्ची छीन ली, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन वो पैदा हुई थी। शहजादा और रपुंज़ल उन दोनों के घर जा पहुंचे। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने रपुंज़ल को देखा तो वो जान गई थी कि ये उसकी बेटी है जो चुड़ैल लेकर चली गई थी। मेरी बेटी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद रपुंज़ल अब अपने वालिदैन के पास वापस आ गई थी। कुछ ही दिनों बाद रपुंज़ल और शहजादे की शादी हो गई और वो दोनों खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। और अब उस चुड़ैल का क्या हुआ जो उस टावर में फंस गई थी? बादशाह ने उस चुड़ैल को उसी टावर में बंद कर दिया था और उसके नीचे 2 सिपाहियों को खड़ा किया ताकि वो भाग न सके। चुड़ैल के साथ उसके तमाम जादू अब गायब हो चुके थे। एक जमाने का जिक्र है। अली बाबा नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत सारे घोड़ों की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर हैं। मैं छुप जाता हूँ। गधे को झाड़ियों में छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो सारे लोग उस पेड़ के नीचे ही आकर रुके। अली बाबा उन लोगों को गिनने लगे। वो 40 लोग थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका मालिक एक बड़े से पत्थर की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिमसिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा सा पत्थर हट गया और एक दरवाजा सामने दिखा और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक कर अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो पत्थर फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को यकीन नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो पत्थर फिर से हिला और सारे चोर बाहर आने लगे। मालिक बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिमसिम। उस पत्थर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधा उस पत्थर की तरफ गया। उसने भी वही अल्फाज बोले, खुल जा सिमसिम।
वो पत्थर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देखकर वो बहुत हैरान हो गया। सोने के सिक्के, हीरे और खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने बहुत सोचा और 3 बोरों में बहुत सारा सामान लिया और वहां से चला गया। बाहर उसने फिर से वही अल्फाज बोले जो मालिक ने बोले थे। बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा ये सब लाया कहाँ से। इतना सोना कहाँ से मिला? अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सारा सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर इसे छुपा देते हैं। तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी था। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता। इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी बीवी कासिम से नापने का बर्तन लेने वहां गई। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ बोला। कासिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की बीवी कासिम को उसका बर्तन वापस करने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हैरान रह गया। कहाँ से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते। कहाँ से आया फिर ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं लेकर गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को यकीन था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर दोबारा ना आ जाए। दोनों वापस घर आ गए, लेकिन कासिम का ध्यान उधर ही था। वो हाथों हाथ 2 घोड़े लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो अल्फाज कहे जो अली बाबा ने उसे बताए थे। खुल जा सिम सिम। वो पत्थर हट गया और वो रास्ता खुल गया। कासिम को यकीन नहीं आया। अंदर का नजारा वो देखता ही रह गया। इतना सोना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने अपने बोरों में सोना भरा। जब पूरे बोरे भर गए थे तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो पत्थर से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो अल्फाज बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे। तो वो अपनी तरफ से बोलने लगा, खुल जा टिमटिम, खुल जा समसम, खुल जा टमटम। उसने बहुत कुछ बोला लेकिन वो पत्थर हटा नहीं। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी ही देर में चोर गुफा में आ गए। उनको
कासिम के घोड़े देखकर बहुत हैरानी हुई और सारे चोरों ने अपनी तलवारें निकाली। खुल जा सिमसिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर जा पहुंची। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा भी काफी परेशान थे। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के घोड़े दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका कामकाज संभाला और तरक्की की। वो दिन ब दिन अमीर होते गए। उसी वक्त चोरों के मालिक को समझ आया कि दिन ब दिन सोना खत्म होता जा रहा है। तो उसने एक चोर को नजर रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने उसके दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेकर सारे दरवाजों पर ऐसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए आए। तब उन्हें सारे दरवाजों पर एक ही निशान दिखा। हार के वो वापस चले गए, पर उनका मालिक जिद्दी था। उसने हुलिया बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा बाहर आए। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं तेल बेचने निकला था। सुना है कि आप यहाँ के बहुत अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, क्या आप खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के मालिक को तेल वाला समझकर रात के खाने पर बुलाया। तेल की 40 बरनियां लेकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। अली बाबा ने चोरों के मालिक को रात को रुकने का कहा और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की बीवी तेल की बरनियां देखने गईं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हम निकल जाएं? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि इनमें तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हैं, और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो किचन में गई और तेल गरम करने लगी और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी नहीं सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार चोरों के पास आया। अब निकल आओ। किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बोला, सो गए हो क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे वो बहुत डर गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को सब बताया। अब वो बिना चोरों की परवाह किए पूरी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।
एक जमाने का जिक्र है। एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं। पर उनकी तीसरी बेटी का दिल बहुत साफ था। एक दिन उनके वालिद को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज समंदर के तूफान की वजह से डूब गए। उनका सब कुछ खत्म हो गया। बस बाकी रह गया तो उनका घर। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। वो पूरे दिन खड़े खड़े बस बुराइयां कर रही थीं। घर का सारा काम बस ब्यूटी ही कर रही थी। थोड़े ही दिनों बाद उनके वालिद को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समुंदर के किनारे पर पहुंच चुका है। वो उस जहाज तक जाने के लिए तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, ब्रेसलेट और नेकलेस। और तुम्हारे लिए बेटी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। काफी लंबे सफर के बाद उनके वालिद उस जहाज तक पहुँचे। ना उसमें कोई सामान था और अब वो जहाज किसी काम का नहीं रहा था। उदास और बहुत थक कर वो अपने घर की तरफ वापस निकल पड़े। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुँचे। वो जंगल सुनसान पड़ा था और सर्दी भी बहुत थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे उस बर्फ पे। आखिर में एक जगह उन्हें एक महल दिखा जिसमें लाइट्स जल रही थीं। वो इस उम्मीद में अंदर गए कि कोई मदद मिल जाए। वो महल बहुत अजीब था। सभी तरफ लाइट्स जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आवाज भी लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? उनको बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खाना खाने बैठ गए। उन्होंने खाना खाया और फिर एक नर्म मुलायम बेड पर सो गए। सुबह उठे तो उन्हें पहनने के लिए नर्म कपड़े मिले। नीचे गए तो शानदार नाश्ता तैयार था। ये जरूर किसी परी का महल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है भला। वो मिली तो शुक्रिया अदा जरूर करूंगा। महल से निकलते हुए उन्हें बाग में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, जमीन हिलने लगी और हवा भी तेज हो गई। पेड़ों के बीच में से एक दरिंदा जैसा दिखने वाला बीस्ट आया। उसे देख के वो बहुत डर गए। मैंने तुम्हें इधर खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो। क्या यही शराफत है तुम्हारी? वो उस बीस्ट से माफी मांगते रहे और उन्होंने बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से एक मेरे साथ यहाँ रहना शुरू कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? वो बहुत अफसरदा होके अपने घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचते ही उनके वालिद ने अपनी कहानी उन 2 बेटियों को बताई और उन्होंने बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी ने आके बोला, डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब ब्यूटी की ही गलती थी।
उदास और मजबूर होके उनके वालिद ब्यूटी को लेके महल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचे और देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया और इतनी ही देर में बीस्ट वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी बहुत डर गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही डरावना था जितना उसके वालिद ने उसे बताया था। बीस्ट ने बड़े प्यार से उससे सवाल किया, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके वालिद यहाँ से चले जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। ब्यूटी जब अगली सुबह उठी तो उसके वालिद जा चुके थे और मजेदार नाश्ता उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर बाग में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो महल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो अंदर चली गई। बहुत खूबसूरत तरीके से उस कमरे को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा, जो इतना प्यारा रूम सजा सकता है वो भला किसी को क्या नुकसान देगा। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर से लिखा था, साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने ये बोला, एक आईने में उसे उसके वालिद दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसके वालिद उसके सामने आ गए थे। उसी रात डिनर के वक्त बीस्ट फिर से आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये महल आपका है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। अगर आप चाहें तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत हैरानी हुई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं वाकई बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी थोड़ा गुस्से में आके बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, बहुत उदास होके। हर रोज डिनर के वक्त बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट से मिलने की आदत पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे बीस्ट पसंद आने लगा था। एक दिन उसे शीशे में अपने वालिद बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई और घर जाने का पूछा, क्योंकि उसे अपने वालिद की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, लेकिन अगर आप वापस ना आई तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगी। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते वक्त निकाल दे तो वो उठेगी सीधा महल के अंदर। अगली सुबह वो अपने वालिद के घर में थी। अपने पुराने बेड पर जागी। वो अपने वालिद को देखकर बहुत खुश हुई और उसके वालिद की आधी बीमारी तो गायब हो गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, अपने वालिद से मिलने आईं। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई चाल में फंसाने की कोशिश की। उसे यहाँ 1 हफ्ता और रोक लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और इसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगी और कहा उन्हें अलग अलग नहीं रहना है।
ब्यूटी ने ये फैसला कर लिया कि वो एक और हफ्ता यहीं रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात ख्वाब में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेहोश हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मुझे बीस्ट की बहुत याद आ रही है। उसने उसी वक्त अपनी रिंग हाथ से निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के महल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का इंतजार करती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। वो घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। अचानक वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने ख्वाब में देखा था। ब्यूटी भागते हुए उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कुछ ऐसा कहा। मुझे लगा कि आप नहीं आओगी, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? उसी वक्त कुछ जादू जैसा होने लगा। महल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों तरफ देखा और जैसे ही वो बीच की तरफ पलटी तो वहां एक खूबसूरत और जवान शहजादा था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ है वो? शहजादे ने उसे जवाब दिया। मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक औरत ने मुझ पर जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझसे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे सारी जिंदगी वही बीस्ट बनकर गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई क्योंकि उसे सच्चे दिल से सच्चा प्यार मिला। ब्यूटी और शहजादे ने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे।